हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर एक दूसरा पार्ट लेकर आए हैं एसिडिटी पे बेस्ड 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और आपने यही ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे। देखो, कंपाउंड चेंज हो सकते हैं बट जो कॉन्सेप्ट है वो सेम लगेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं किसी भी प्रीवियस एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं और फिर पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एसिडिटी का ऑर्डर आप लोगों ने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन चारों कंपाउंड में जो चीज़ कॉमन है उन चीज़ों को देखेंगे हम। ठीक है, कि इनमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखो, चाहे मैं अगर कार्बन की बात करूँ, नाइट्रोजन की बात करूँ, ऑक्सीजन की बात करूँ या फिर फ्लोरीन की बात करूँ, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सेकंड पीरियड एलिमेंट है, राइट। और ये जब बॉन्डिंग करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो 2p ऑर्बिटल का यूज करते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं कि जो चारों के चारों कंपाउंड है उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है और हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल का यूज करता है। तो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये था आपको समझाने का कि यहाँ पे बेसिकली 2p एंड 1s का इंटरेक्शन हो रहा है कंपाउंड के बीच में, है ना। तो जब भी 2p एंड 1s का इंटरेक्शन हो कंपाउंड में और आपको पूछी गई हो एसिडिटी, तो आपको क्या करना है यहाँ पे। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आप डायरेक्ट बता सकते हो कि जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी एसिडिक नेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा होती है बच्चों किसकी, फ्लोरीन की, फिर होती है ऑक्सीजन की, फिर होती है नाइट्रोजन की और फिर होती है कार्बन की। तो आपने क्या देखना है कि जब भी हमारे कंपाउंड में 2p1s का इंटरेक्शन पाया जाता है तो जिस भी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका 4 इज मैक्सिमम, देन 3, देन 2 एंड लास्ट में 1। हमने सेंट्रल एटम जो यहाँ पे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक की। ठीक है, और उसके बाद हमने इसका आंसर निकाल लिया। अभी हमने पिछले जो कॉन्सेप्ट सीखा था वहां पे था 2p एंड 1s का इंटरेक्शन, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2p 1s, ठीक है, और 3p 1s, 4p 1s एंड 5p 1s। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें जब भी इस प्रकार के कोई इंटरेक्शन आपको दिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने की, राइट। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो एसिडिटी होती है या जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज ऑफ सेंट्रल एटम की। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, डाउन द पीरियड जाते हैं, पीरियड में डाउन द ग्रुप, सॉरी, डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी ग्रुप के नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखो अगर हम बात करें हेलोजन की, फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हम इस ग्रुप में जैसे जैसे नीचे गए तो जिसका साइज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका एसिडिक नेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, 4, 3, 2 एंड 1, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ किसी भी पीरियड में आपने लेफ्ट टू राइट जाना है, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाना है, तो वहां पे आप क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक नेचर भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बच्चों को यही ध्यान रहता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। बट ये किस केस में होगा, जब हम 2p एंड 1s की बात करेंगे। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उस केस में हम साइज को प्रेफरेंस देंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने मेरा पिछला जो वीडियो था जिसमें हमने 5 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था तो वो जरूर देख लीजिए आप एक बार। वहां पे मैंने बेसिक से थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है कि एसिडिक नेचर हम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधे जो हमने
पिछले वीडियो लेक्चर में समझा था उससे आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया था, उसमें ये जाना था कि हम H प्लस को यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जिसको हमने क्या नाम दिया था, कॉन्जुगेटेड बेस नाम दिया था। अब हम देखेंगे कि किस कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। तो ये जो NO2 होता है ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है, साथ में माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो हमें ये पता है कि जो भी माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं वो नेगेटिव जो चार्ज होता है हमारा उसको स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। और नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो जितनी ज़्यादा कम होगी मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि प्रत्येक मॉलिक्यूल नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर कोई भी चार्ज रहे। ठीक है, तो देखो भाई, मीसोमेरिक इफेक्ट ये दिखाएगा। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो ये केवल माइनस आई दिखाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, ये मीसोमेरिक इफेक्ट क्यों नहीं दिखाता है, तो पार्ट 1 में जाकर के देखिए, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या दिखाएगा, माइनस एम एंड माइनस आई दोनों दिखाएगा। तो भाई जो माइनस एम भी दिखा रहा है माइनस आई भी दिखा रहा है, तो ये दोनों ही हमारे स्ट्रांग होंगे, बट हमें ये देखना है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसमें हम कहेंगे कि सेकंड वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बच्चों, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जबकि मीजोमेरिक डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये किसी भी पोजीशन पे बेंजीन रिंग में लगा हुआ हो तो दोनों जगह से सेम इफेक्ट डालेगा ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, चाहे ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पे हो चाहे पैरा पोजीशन पे हो, राइट। तो हम डिस्टिंग्विश किससे करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से। भाई ये सबसे ज्यादा पास में है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी ओर पुल करेगा, और ये इसका डिस्टेंस ज्यादा दूर है तो ये कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी ओर पुल करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, उसके बाद हो जाएगा हमारा फोर, फिर हो जाएगा हमारा थर्ड, एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा वन। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में OCS3 का मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था कि ये किस प्रकार से वर्क करता है, राइट। यहाँ पे देखो ये दिखाता है भाई प्लस एम इफेक्ट शो करता है और माइनस आई। मेटा पोजीशन पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, मीजोमेरिक काम नहीं करता है। पैरा पे दोनों काम करते हैं, मीजोमेरिक भी करता है इंडक्टिव भी करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा तीसरा होगा, उसके बाद पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस एम लग रहा है तो इसको अनस्टेबल करेगा। अब हमने इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। ये सबसे ज्यादा पास है तो ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए देखें, क्योंकि मीजोमेरिक इसका भी है इसका भी है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो दूसरा वाला जीत जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, एंड लास्ट में कौन सा आ जाएगा बच्चों, फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन ये जो आंसर होता है ये आंसर होता है बिल्कुल गलत। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि ये जो आंसर हमने आपको दिया ये एकदम जो है गलत निकल गया। तो इसको सही करने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखो, एक इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे काम करता है। जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होती है उन पे क्या करता है बच्चों, ये काम करता है। अब किस प्रकार से ये काम करता है आपको ये भी देखना है कि भाई इसके जो ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन जो है इसकी ऑर्थो पोजीशन, इस पे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो या इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा हुआ हो, दोनों के दोनों एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। दोनों के दोनों क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये ऑर्थो इफेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री जो है क्या हो जाती है, एक्सेप्शनल हो जाती है, राइट। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला आ जाएगा, देन थर्ड, देन फर्स्ट एंड फोर्थ। ये हमारा एक्यूरेट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको कहीं दिखी और उसके ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हो या इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हो, कोई भी हो, वो उसकी एसिडिटी को हमेशा ही इंक्रीज करेगा। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ के आते हैं, मीजोमेरिक इंडक्टिव
बट ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये उस समय ध्यान में नहीं आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो इसको तो सभी लोग जानते होंगे, ये क्या है बच्चों? पिक्रिक एसिड है। ये क्या है? पिक्रिक एसिड होता है, और ये तो आपको पता ही है, ठीक है, बेंजोइक एसिड। अब इन दोनों में से देखो एक चीज तो ये है बेंजोइक एसिड। जो सी डब्ल्यू एच होता है ना, सी डब्ल्यू एच ग्रुप, वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है ओ OH के केस में, ठीक है। बट ये यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ये हमेशा नहीं होता है। पिक्रिक एसिड जो है, अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊं तो फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है सेकंड वाले की तुलना में। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ से H प्लस जैसे ही रिमूव होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो -M एंड -I इफेक्ट को शो कर रहे हैं, वो भी तीन तीन ग्रुप, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाकर के स्टेबलाइज होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, केवल एक ऐसा ही अल्कोहल है जो अल्कोहलिक ग्रुप तो है, ओ OH ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, ठीक है, बेंजीन के ऊपर है। एक मात्र ऐसा कंपाउंड है जो किसी भी एसिड से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, पिक्रिक एसिड, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो सच बताऊं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।